नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि जेएनयू 2023-24 का चुनाव अंतिम दौर में है। कल वोटिंग होनी है। आज हमारे साथ एनएसयूआई की महासचिव पद की उम्मीदवार फरीन जैदी हैं। फरीन, आप अपना परिचय दीजिए। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लगातार इस पॉलिटिकल माहौल के चलते मेरी आवाज़ खराब है। मैं फरीन जैदी हूँ और यहाँ पे पीएचडी की छात्रा हूँ नैनो साइंस में। मैं जयपुर से आती हूँ, राजस्थान से। और जयपुर में राजस्थान से मैं उस जगह से आती हूँ जहाँ शायद मुझे लगता है कि मैं पूरे एरिया में पहली लड़की हूँ जो उस क्षेत्र से निकल के पढ़ने आई है ना। जेएनयू संस्था तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ से निकलना ही बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में महिला और मुस्लिम महिला की हालत किसी से छुपी नहीं है, तो यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस पद पे खड़ा होना और अपनी बात रखना, इसके लिए मैं जेएनयू को और यहाँ के लोगों को एक शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का। छात्र राजनीति में कब से हैं आप? छात्र राजनीति में मैं बहुत लंबे समय से नहीं हूँ, लेकिन एक्टिविज्म में हमेशा रही हूँ मैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था जयपुर में हिजाब बैन हुआ था, तो जिस स्कूल में हिजाब बैन हुआ था मैं उसी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मैंने वहीं 10 साल पढ़ा है। और जब अभी हिजाब बैन हुआ तो हमने खुल के वहाँ अपनी आवाज़ उठाई, हम सब लड़कियों ने, तो उस हिजाब बैन को वापस लिया गया। तो वहीं से लगा कि शायद हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं जो शायद अपनी आवाज़ नहीं बन पाते अभी। तो वहाँ से मुझे एक एहसास हुआ कि मुझे, जब मैं इतनी बड़ी जगह पर हूँ, तो एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए उन सब लड़कियों का जिन लड़कियों के पास अपनी आवाज़ नहीं है, और उन लड़कियों का जो लड़कियां दबा दी जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस छात्र राजनीति में कदम रखूं और महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, पिछड़ी महिलाओं के लिए हर तरह से उनके लिए बात करूं। आपने एनएसयूआई को ही छात्र राजनीति के लिए क्यों चुना? जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से मेरी पॉलिटिकल समझ दो ही स्टूडेंट यूनियन को देखी है हमेशा से, एक एनएसयूआई और एक एबीवीपी। लेफ्ट की मेरी समझ जब जेएनयू में आकर ही बढ़ी है। तो जब मैं पहले थी अपने बैचलर्स में, वहाँ भी मैंने एनएसयूआई पे काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाने का और ज़्यादा लोगों को सर्व करने का। तो इसीलिए मैंने एनएसयूआई चुना rather than any other organization। सामान्यतः देखा जाता है कि साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी राजनीति में बहुत कम रुचि लेते हैं। आपने अपने स्कूल में भी यहाँ पर जेएनयू में देखा होगा। मैंने अभी ही कोयना हॉस्टल का प्रेसिडेंट जीता है। अच्छा, हाँ, आप कोयना छात्रावास के प्रेसिडेंट जी, हैं? मैं कोयना छात्रावास के प्रेसिडेंट हूँ। 26 फरवरी को मैंने वो अच्छा। इलेक्शन जीता। जी। तो इलेक्शन जीतने के बाद लगा कि शायद मैं इस लायक हूँ कि मैं आगे भी लोगों की आवाज़ बन सकती हूँ। नहीं, इससे तो ये पता चलता है कि छात्रों के बीच में आपकी स्वीकार्यता है। और साइंस का होने के बावजूद मुझे लगता है कि जेएनयू में कहीं ना कहीं साइंस के बच्चों की मांगों को नकारा जाता है या उन्हें उठाया नहीं जाता, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सेंट्रल पैनल में। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, गाइड की थानाशाही हुई, फंड कटिंग हुई और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो खराब पड़े। तो ये जो सब मुद्दे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के मुद्दे हैं, उनका प्लेसमेंट का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट यूनियन तक ये मुद्दे नहीं पहुंच पाते। तो एक साइंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वैसे तो मैं पूरे जेएनयू का रिप्रेजेंटेशन बनना चाहती हूँ, हर महिला का, हर पिछड़े का, हर माइनॉरिटी का, लेकिन मैं यहाँ साइंस का रिप्रेजेंटेशन भी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने कदम रखा। आपने जब यहाँ पर छात्र राजनीति और सक्रिय राजनीति और खासकर चुनावी राजनीति जब शुरुआत की, तो लोगों से किस तरह की प्रतिक्रिया मिली विद्यार्थियों से? मुझे यहाँ पे कहीं मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया, कुछ लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम कैसे इन चीज़ों को कर पाओगे। तो उसको मैंने चैलेंज की तरह लिया कि अगर कोई मेरे पे क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, तो अब मैं प्रूव करूंगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। साइंस नॉन साइंस मुझे नहीं लगता इसमें कहीं मैटर करता है। जब आप किसी के लिए काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी लगन ज़रूरत होती है, वो लगन शायद मुझ में है। जब मैं 8 घंटे लैब में काम कर सकती हूँ तो मुझे लगता है मैं 8 घंटे और अपने लोगों के लिए भी काम कर सकती हूँ। सामान्यतः यही देखा जाता है कि साइंस के विद्यार्थी जो है लय और थोड़ा बहुत मौज मस्ती और अपने मतलब बहुत सीमित रहते हैं, लेकिन आप एक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय राजनीति में आपने कदम रखा है।
इससे उन लोगों का वहम टूटेगा कि साइंस के विद्यार्थी जो है बहुत आत्मकेंद्रित और अपने में खोए खोए से रहते हैं। जी वही। इस बार के चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? आपको ऐसा क्या लगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और हम इन मुद्दों पर लड़ेंगे, छात्रों के बीच जाएंगे? वैसे तो जैसे ये कैंपस गांधी नेहरू की देन है, जिसे बनाया गया है विचारधाराओं को डिस्कस करने के लिए। यहाँ से विचारधाराएं देश के कोने कोने में फैलती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ सालों से 4 साल से इलेक्शन हुआ नहीं है, तो कैंपस डिपॉलिटिसाइज सा हो गया है, तो उसका इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ जो लेफ्ट राइट का एक बाइनरी है, वो बहुत हद तक एक दूसरे की बस आइडियोलॉजी को ही साबित करने में लगी है। ये जो पहले एक डाइवर्सिफाई कैंपस हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। लेफ्ट को बस यही लगता है कि एबीवीपी को हराना है तो हमें वोट करो, ना कि वो मुद्दों पे बात करता है कि कैंपस के मुद्दों पे बात की जाए कि कैंपस का माहौल कैसा है, कैंपस में किस तरह बच्चों पे काम करना चाहिए, उन्हें वर्कशॉप्स देनी चाहिए, उन्हें अवेयर कराना चाहिए। हम जेएनयू के बच्चे हैं, उन्हें किस तरह से यहाँ के पॉलिटिकल माहौल से, यहाँ की विचारधाराओं से अवेयर कराया जाना चाहिए। ना कि आप खाली एबीवीपी की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े रहें, वहाँ भी खड़ा रहना ज़रूरी है आपका। लेकिन मुझे लगता है कि लेफ्ट को थोड़ा अपना केंद्र यहाँ भी ध्यान स्टूडेंट्स में भी केंद्रित करना चाहिए और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं सामने आई हूँ कि विचारधाराओं के साथ कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस की जो जान है, कैंपस की जो रूह जिसे बोलते हैं यहाँ के स्टूडेंट, उनके बेटरमेंट पे भी काम करना चाहिए। तो यही मेरा बेसिक मुद्दा है। और जितने भी पिछड़े, माइनॉरिटी, मुस्लिम, दलित जो हम सब लोग हैं, जो मैं इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए बेसिकली काम करना चाहती हूँ, क्योंकि कैंपस में लेफ्ट और राइट दोनों ही एक तरह के लोगों को स्पेस देता है। आपको पता ही होगा, हर जगह सिर्फ एक ही तरह का आदमी बैठा है, वही लड़ रहे हैं, वही बचा रहे हैं, और फिर वही 4 लोग बैठते हैं, उन्हीं के प्रोफेसर एक ही तरह के, और वही डिस्कस करते हैं और वही उसमें कमी निकालते हैं और फिर वही उसी को यूज़ करके अपना पॉलिटिकल करियर से निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई उनको छोड़ देना चाहिए, हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी चाहिए। हम गिरेंगे, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन हम खुद लड़ेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों की और पिछड़ों की राजनीति किसी भी प्रकाश को करनी चाहिए। हमारी राजनीति हम खुद करेंगे, हमें मौका दिया जाना चाहिए, बहुत हो गया इन लोगों का। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपकी समान विचारधारा वाली जो पार्टियां परिसर में हैं, जैसे सीआरजेडी, समाजवादी छात्र सभा, बापसा, तो अकेले लड़ने की बजाय आप सेंट्रल पैनल में 2 लोग लड़ रहे, प्रेसिडेंट और महासचिव। हमने ऑफर किया था, तो अच्छा होता कि आप लोग एक थर्ड फ्रंट बना करके यूनाइट होकर लड़ते, तो एक अच्छा संदेश जाता। हमने बापसा को ऑफर किया था, लेकिन जैसे यहाँ की लेफ्ट पॉलिटिक्स है, बात नहीं बन पाई। वो लोग सबको किस तरह से उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, बट बात नहीं बन पाई। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि सारे पिछड़ों को एक साथ आके लड़ना चाहिए इस फासीवादी फोर्स के खिलाफ, जिससे इन लोगों को लगे कि हम सब एक हैं। ये हमें एक फोर्स की तरह और एक हेड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें हेड बनना बंद करना पड़ेगा, अब हमें अपना हेड खुद बनना है, क्योंकि सिर्फ हम हेड की तरह यूज़ करते हैं, हमारे हेड्स को गिनते हैं, कभी भी हम लोगों को हेड नहीं बनाते। तो मुझे अब लगता है कि इन सब के खिलाफ, इन सब के अगेंस्ट हम सारी जितनी भी पिछड़ी जितनी पार्टीज है उनको एक साथ आना चाहिए और लड़ना चाहिए और कैंपस में अपना प्रतिनिधित्व को शो करना चाहिए। तो आपने समाजवादी, सीआरजेडी, इन सबों से संपर्क किया? हाँ, सबने संपर्क, जो पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने संपर्क किया था, बात नहीं बन पाई। बात नहीं बन पाई। बट मैं फ्यूचर में चाहूँगी कभी भी जेएनयू में आगे इलेक्शन हो तो सारी जो विचारधाराओं वाले एक जैसे लोग हैं, जैसे यूनाइटेड लेफ्ट काम करता है, इस तरह ये लोग काम करें और लोगों को बताएं कि पिछड़ों की राजनीति हम पिछड़े हुए खुद करेंगे। फरीन, एक प्रश्न वाइस चांसलर से जुड़ा हुआ है कि चूंकि हमारे विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं, लेकिन हालांकि इनसे बहुत उम्मीद थी कि महिला हैं, महिलाओं जेएनयू के अलुमनी भी हैं, तो महिलाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर और संवेदनशीलता की उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन उनके परिसर में आने के बाद से लगातार छेड़खानी की घटनाएं, मोलेस्टेशन की घटनाएं इस परिसर में बढ़ी हैं। तो आप कैसे देखती हैं, कैसे इन सब चीज़ों पर आप लड़कियों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप चुन के आएंगी तो उनके लिए सुरक्षित वातावरण जो है बनाएंगे? पहली बात तो मुझे लगता है कि जो ये जीएस कैश है,
इसे वापस आना चाहिए। और लेफ्ट की तरह ही अपने छठे मैनिफेस्टो में नहीं होना चाहिए पॉइंट में कि हम लाएंगे। लेफ्ट कब से है और कब से ला रही है सबको पता है, आज तक वो आ नहीं पाया है। तो मुझे लगता है अगर मैं आती हूँ तो मैं इन लोगों को मतलब इन पे चढ़ के किसी भी तरह से सब लोगों को मिला के 1 महीने के अंदर अंदर जीएस कैश का चुनाव जिला लोन में कराऊंगी, क्योंकि जीएस कैश कराना बहुत ज़रूरी है। ये जो जितनी भी कमेटी है मुझे लगता है ये प्रूव नहीं हुई है ठीक से अपने आप को साबित करने में। और वीसी मैडम से मेरा एक अगर इसके थ्रू मैसेज जा सकता है तो मैं देना चाहूँगी। मैम आप महिला हैं, आप हमारी परेशानी आपसे ज़्यादा समझ सकती हैं। और इस मैम जहाँ से हम आते हैं हमें अलाउ नहीं होता सर यहाँ तक आना। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो उन लोगों को लगता है कि सेफ नहीं है, हम नहीं भेजेंगे। शायद उनका एक अलग विचारधारा हो इस चीज़ पे। तो वो जो सेफ्टी का इशू अगर मार्केट में आएगा या न्यूज़ में आएगा तो मेरी जैसी जो छात्रा है और जो फील है मुझे नहीं लगता कैंपस में आ पाएंगी, क्योंकि जो माँ बाप क्या उस समाज की जो संकीर्ण सोसाइटी की संकीर्ण सोच है उससे अपलिफ्ट होने में भी टाइम लगेगा। हमारे जैसे लोग अभी आए हैं, हम लोग काम करेंगे। तो मुझे लगता है मेरी मैम से एक गुजारिश है कि आप कैंपस के माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ पे एक तो पहले जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप्स कराएं, जिससे यहाँ की जो पितृसत्ता है, जो भी लोग हैं यहाँ के, उन लोगों को ये बात समझ में आए कि जो सेंसिटाइजेशन है टुवर्ड्स वुमेन, जो कि शायद अभी ख़त्म हो गया है। नए लोग आए हैं उनके उन्होंने ये वर्कशॉप्स अटेंड नहीं किए हैं, तो वो सब अटेंड करके वो लोग इस चीज़ को समझें कि कैसे इक्वलिटी जेंडर जस्टिस की बात की जानी चाहिए। और कैंपस में जो ये गुंडागर्दी का माहौल इन लोगों ने चलाया हुआ है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी गुंडागर्दी करता है तो उसका फौरन रेस्ट्रिक्शन और सस्पेंशन होना चाहिए। मुझे लगता है कई बार जानबूझ के ये चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं कि ताकि जो पिछड़े क्षेत्रों से महिलाएं दूर से पढ़ने के लिए लड़के लड़कियां आते हैं, ऐसा उनको नहीं वातावरण भेजा बना जाए। दिया जाए कि वो लोग डर जाएं और अपने बच्चों को यहाँ ना भेजें। दूसरी चीज, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप जैसी छात्र राजनीति में बहुत सारी लड़कियां आना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा समाज उनको अनुमति नहीं देता है, कई बार परिवार भी अनुमति नहीं देता है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना एक चीज चाहूँगी और कि कि राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को? मुझे लगता है राजनीति तो करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनाने के लिए बाहर होना चाहिए। हमारी एक आवाज़ होनी चाहिए जो शायद बाहर तक पहुँचे। जो ये रोज़गार नहीं है आज हमारे समाज में, जो स्टूडेंट्स की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उन पर लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है और जैसे पेपर लीक हो जा रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को समझ नहीं आता। इन लोगों के लिए 500 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मुझे पता है कि मैं 500 का फॉर्म भरती हूँ और 1000 का ट्रेन टिकट करके यूपी पेपर देने जाती हूँ और फिर वो पेपर कैंसिल हो जाता है, तो मेरे लिए जो 1500 रुपये वापस इकट्ठा करना होता है या घर से मांगना होता है वो कितना मुश्किल होता है। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जो आप कहते हैं कि पेपर आउट हो गया और दोबारा हो जाएगा, तो ये इतना इजी एक गरीब छात्र और छात्रा के लिए नहीं है। हमारे लिए एक फॉर्म का पैसा और उस फॉर्म को एग्जाम को देने जाने का पैसा, मुझे लगता है हमारी पूरी महीने की इकट्ठी हुई पूंजी होती है, जिसे शायद ये लोग 1 मिनट में खर्च कर देते हैं। और हमारा वक्त तो खैर है ही है। तो मुझे इन चीज़ों पे लोगों के लिए बात करनी चाहिए कि ये सब जो हो रहा है आज समाज में, तो उसके लिए छात्र नेता का होना बहुत ज़रूरी है। एक छात्र पॉलिटिक्स होनी चाहिए जो छात्रों का एक प्रतिनिधित्व बन के आगे बोल सके। तो मैं इसको तो पॉजिटिव मानती हूँ कि छात्र राजनीति तो होनी चाहिए। और जो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि, मैं बताती हूँ आपको, मेरे नॉमिनेशन से 1 दिन पहले तक भी मेरे पापा ने मना कर दिया था कि नहीं लड़ना है, कि तुम्हारा कोई बैकअप नहीं है, हम एक गरीब फैमिली से हैं, तुम एक कमरे में रहते हो सब लोग, कैसे लड़ोगे? तो मैंने उन्हें बताया पापा अगर हम नहीं बोलेंगे, हम पे तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं ना, डरेगा तो वो जिसके पास कुछ होगा। जब हम पे कुछ है ही नहीं खोने को, तो हमारा लड़ना तो और ज़्यादा ईजी है। जिनके पास कुछ नहीं है मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा आगे रहना चाहिए कि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो शायद हम सबके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरे विचार है इस चीज़ में। मुस्लिम लड़कियों को कोई संदेश देना चाहेंगी राजनीति से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, या पढ़ाई के लिए मैं बोलूँगी से संबंधित? कि अगर मैं हर मुस्लिम महिला के लिए ही बोलती हूँ, मेरे जिस मोहल्ले से मैं आती हूँ उठ के, मेरे साथ की शायद 50% लड़कियों ने 10th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और उनके बड़े बड़े बच्चे हैं सर अभी। और जब हम 11th में आए सब्जेक्ट लेने लगे तो मेरे स्कूल में सिर्फ आर्ट्स होता था। साइंस के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता था।
तो मुझे लगता है कि जो 10th के बाद एक बना जाते हैं कि भाई अब तुमको स्कूल छोड़ देना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आगे आए और पढ़ें, जिससे उनके ऊपर जो एक प्रेशर रहता है कि फाइनेंशियली एक आदमी पे आप डिपेंडेंट हो और वो आपको कभी भी छोड़ सकता है, उस डर में जो आप उसकी पेट्रियार्कल सोच को हमेशा सहती रहती हैं, आप उसके खिलाफ खड़ी हो पाएंगी। आपको लगेगा कि अब मैं अपने पैरों पर भी हूँ, मुझे किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक रिलेशनशिप में सेटलमेंट सही है, अच्छी बात है, लेकिन दबना नहीं है हमें, इस वजह से कि हम उसके पैसों का खा रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं। और उसके दिमाग में भी ये होना चाहिए कि हाँ, मैं इसको कितना भी दबाऊंगी ये मुझे छोड़ देगी, ये उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं इसको कितना भी दबा दूँ ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि इसका कोई आसरा नहीं है। तो वो आसरा आपको अपना खुद बनना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में, जो मुझे लगता है साक्षरता भी सबसे कम है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया है कि दलित कम्युनिटी से भी पीछे मुस्लिम कम्युनिटी है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, महिलाएं तो बहुत ही पीछे है। तो मुझे लगता है हर महिला को पढ़ना चाहिए, और साक्षर नहीं, खाली खाली जो आज हम साक्षरता के लिए पढ़ रहे हैं कि 12th पढ़ लिया, BA कर लिया, नहीं, पढ़ाई इस तरह से करो कि आपको आगे आके अपॉर्चुनिटीज मिले, जॉब मिले, और आप समाज में अपना एक नाम कर सको और अपनी खुद का एक अस्तित्व बता सको, आपका एक अर्निंग सोर्स हो, आपके समाज में इज्जत हो। तो खाली साक्षर नहीं होना है, साक्षरता के साथ साथ आपको एक ठोस डिग्रियां भी लेनी है, जो मुझे लगता है आपके कमाने का सोर्स भी है, जो आपको इंडिपेंडेंस देगा, हम आपके समाज में ही आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। तो ये मेरा समाज से एक मेरा मैसेज है, पूरे मुस्लिम पिछड़े समाज से, कि अपनी औरतों को, लड़कियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने भेजें। मुझे नहीं लगता उनके प्रोग्रेसिवनेस से उनके जो इस्लामिक वैल्यूज़ है उसमें कोई भी कमी आती होगी। हम लोग आज भी यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ में कोई कमी नहीं आई है। तो आपको यहाँ भेजना चाहिए अपनी घर की लड़कियों को और महिलाओं को, जिससे वो आगे बढ़ सके। तो आप देख रहे थे NSY की महासचिव पद की उम्मीदवार फरीन जैदी से एक भेंट मुलाकात, साक्षात्कार, जो भी कहें। आपको ये मुलाकात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। फरीन, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं।